तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 12 से 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। हम लगभग आधे घंटे के इस सेशन में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह जारी किया गया है। क्लाइमेट जस्टिस के बारे में सवाल किस पर किया गया है, जिसमें बताया गया है इस रिपोर्ट में जलवायु अधिकारों के उल्लंघन की बात की गई है। यूएनईपी ये द्वारा जारी किया गया है। यूएनईपी की रिपोर्ट तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी ये जारी किया गया था। इसमें जलवायु अधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है, जिसमें जैसे कि जीवन के अधिकार होता है, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य और पानी का अधिकार, जिस तरह से अधिकार होता है उसी तरह से क्लाइमेट पर भी हमारा अधिकार होता है। के उल्लंघन को लेकर इसमें बात की गई है। यूएनओ का ही एक सहायक एजेंसी है। बात करें यूएनईपी की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। इसके डायरेक्टर है इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क में है। इसका मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र नेशन, यानी कि यूएनओ जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसी का एक संगठन है यूएनईपी। और यूएनओ अलग है ये, और ये यूएनईपी एक अलग है। ये उसी का एक ये मूल संगठन है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण का पहला संशोधित अनुमान जारी किया है? तो ये जारी किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये इन्होंने पहला रिवाइज नेशनल ऑफ इनकम जारी किया है और 2020 के आंकड़ों को साझा किया है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 31 जनवरी को पीएम मोदी ने किस पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? तो ये क्या है? प्रबुद्ध भारत की 125वीं जयंती अभी हाल ही में पीएम मोदी ने संबोधित किया। ये पत्रिका अद्वैत आश्रम का है, जो कि एक उत्तराखंड की मायावती आश्रम से में स्थित है। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के है। ये अद्वैत आश्रम मायावती के उत्तराखंड से संपादित किया गया है और कोलकाता से इसे प्रकाशित किया गया है। इस जुलाई 1896 में प्रकाशित किया गया था। इसमें रामकृष्ण आदेश की एक मासिक पत्रिका है ये। इस पत्रिका में भिक्षुओं, विद्वानों और धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों की सहित जानकारी मिलती है। इसमें ये भारत की सबसे लंबी चलने वाली अंग्रेजी पत्रिका है। इसकी स्थापना 1896 में मद्रास में किया गया था।
अब ये चेन्नई में है। इसके लेखक है आई एस स्वामी, बी आर राजर और अय्यर जी नरसिम्हाचार्य और बीवी कामेश्वर अय्यर, ये इसके लेखक है। स्वामी विवेकानंद के कहने पर, जिनके साथ स्वामी 1893 में अमेरिका जाने से पहले ये इसकी संस्थापना किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में। फ्लोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के मदुरई में। फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये दक्षिण भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ये किस नदी में है? किस नदी के पास है? वैगई नदी के पर। मदुरई शहर में वैगई नदी के पास ये त्योहार मनाया जाता है। ये एक हिंदू धार्मिक त्योहार है जो कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये मदुरई में मनाया जाता है। तमिलनाडु में चैत्र महीने में, ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है। फ्लड फेस्टिवल इस दक्षिण भारत के मदुरई में एक प्रमुख त्योहार मनाया जाने वाला है। यह तमिल महीने आई की पूर्णिमा की रात को होता है, जो जनवरी के मध्य और फरवरी के मध्य में आता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो राजा थिरुमलाई नायक द्वारा मनाया गया था। पहली बार कौन मनाया था? तो राजा थिरुमलाई, जो कहाँ के थे? तमिलनाडु के मदुरई के। तमिलनाडु किसके साथ अपने बॉर्डर साझा करते हैं? तो इसके साथ केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई। इसके चीफ सीएम है के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ जस्टिस है संजीव बनर्जी। इसके साथ में ये 3 स्टेट के साथ अपनी पड़ोसी सीमा साझा करता है। लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीट है। याद रखिएगा, यहाँ पे विधान परिषद का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हर साल किस दिन मनाई जाती है? किस दिन मनाई जाती है? 30 जनवरी को। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? 30 जनवरी को। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इस वर्ष 2021 में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इस बार महात्मा गांधी की कैवी पुण्यतिथि थी? तो 73वीं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को 1948 को हुई थी, जब एक प्रार्थना सभा के दौरान जिनको नाथूराम गोड्स के द्वारा हत्या कर दिया गया था। नाथूराम गोड्स के द्वारा इन्हें गोली मार दिया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रमुख भूमिका भी महात्मा गांधी ने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 6। कला उत्सव किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये पहले क्या था? एचआरडी मिनिस्टर, अब था ये एजुकेशन मिनिस्टर के रूप हो गया है, एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में चेंज हो गया। हाल ही फिलहाल में इसका एचआरडी मिनिस्टर का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्टर रखा गया है। कला उत्सव मनाने के लिए ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया है।
2020 में स्वदेशी खिलौने और खेल सेगमेंट का परिचय स्थानीय पहल के लिए मुख्य रूप में था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के रूप ये किया गया है, जो शिक्षा के माध्यम से और कला संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब किए थे? 4 फरवरी को करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? 4 फरवरी को। चौरी चौरा की घटना ब्रिटिश भारत में 4 फरवरी 1922 को किया गया था। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। इस दिन प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे, चौरी चौरी घटना की शताब्दी वर्ष के लिए समर्पित होगा। इस समारोह में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी शामिल किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। चौरी चौरा कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 8, विदेशियों के समूह का चयन करने के लिए नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को औपचारिक बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? यूएई। यूएई क्या है? एक खाड़ी देश है। खाड़ी देश में कौन कौन आता है? खाड़ी देश में कौन आता है? सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, ये सब आता है। ये पहला देश है जिसने ब्राक नामक परमाणु संयंत्र भी छोड़ा था। भारत यहाँ यूएई में 80% की आबादी विदेशी है, यानी कि यूएई में कुल जनसंख्या का 80% दूसरे देश के यहाँ निवास कर रहते हैं, नौकरी वगैरह करने के लिए जाते हैं, जिसमें भारत की यूएई में सबसे ज्यादा भारत के लोग रहते हैं। उसी को पहचान करने के लिए नागरिकता का औपचारिक दिया गया है, करने की घोषणा किया गया है। किसी देश में कितने विदेशी रहते हैं, इस चीज को पहचान करने के लिए यूएई ने नागरिकता प्रवक्ता को मंजूरी दिया है। यूएई कौन है? यूएई एक खाड़ी देश है। मुख्य रूप से किन किन बातों पर शर्त किया गया है? जैसे कि यूएई में निवेशकों के पास एक संपत्ति होनी चाहिए, वैज्ञानिक को एक विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्र में सक्रिय होना चाहिए और कम से कम 10 साल का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, जाकर उन्हें यूएई में जॉब कुछ मिल सकता है वैज्ञानिक के क्षेत्र में। डॉक्टरों के लिए क्या विषय? डॉक्टरों के लिए है कि एक अद्वितीय वैज्ञानिक अनुशासन और यूएई में अत्यधिक आवश्यक वैज्ञानिक सिद्धांतों में विशेष होना चाहिए। मतलब कि तरह तरह के क्राइटेरिया दिया गया है कि इस तरह के आपके पास होना चाहिए। यूएई की बात करें, देखिए खाड़ी देश है। सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, अमन हो गया, यूएई हो गया, ये सब एक खाड़ी देश है। यूएई की बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया में है, पश्चिमी एशिया में है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इसके प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इसके प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल तुत। करेंसी है यूएई दिरहम। यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरएस शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया है। आरएस शर्मा
को हाल ही में आयुष्मान भारत योजना आर.एस. शर्मा को हाल ही में आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण की एक बीमा है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक बीमा योजना है। ये इंदु भूषण की जगह लेंगे। इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन से अधिकारी थे? इंदु भूषण, जिसके जगह पे कौन आएंगे? आर.एस. शर्मा। कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह में भी ये काम कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहला यूरोपीय संघ देश जिसने चीन को कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, तो ये हंगरी ने किया है। अभी हाल ही में हंगरी ने चीन के वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है। हाल ही में हंगरी ने चीन के वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है। चीन के वैक्सीन का क्या नाम है? सिनोफार्म। चीन के वैक्सीन का क्या नाम है? सिनोफार्म। हंगरी ने इसके लिए 5 लाख डोज मंगवाए, 5 लाख डोज का ऑर्डर किया है। इससे पहले और कोई भी देश चीन के वैक्सीन को नहीं मंगाए। हंगरी चीनी निर्मित सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया। इसके एक हफ्ते के बाद रूस के स्पुतनिक भी टैब के लिए अंतरिम रूप से परमिट जारी करके ब्रसेल्स के साथ रैंक भी तोड़ दिया है। अभी सबसे ज्यादा वैक्सीन कौन बेच रहा है? तो भारत कई देशों के अपना वैक्सीन दे रहा है। हंगरी की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है हंगरी। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? जोनास डर। प्राइम मिनिस्टर है, पीएम कौन है? विक्टर ऑर्बन। करेंसी है फोरेंट। ये एक मध्य यूरोप का एक देश है। हंगरी इज अ कंट्री इन सेंट्रल यूरोपियन। इधर दिखेगा अफ्रीका के ठीक ऊपर में यूरोप। हंगरी के नीचे कौन सा? ये ब्लैक सी है, इधर भूमध्य सागर है, इधर कैस्पियन सागर है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2021 जारी की? तो ये किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु ने नई औद्योगिक नीति 2021 जारी किया है। इसमें 52,257 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सरकार द्वारा जारी किया गया। इसमें 34 प्रमुख निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत 93,935 रोजगार सृजित करने की क्षमता है। जिसमें ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर सेल विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों सहित और भी कई तरह के क्षेत्र को मंजूरी दिया गया है। इनका कहना है कि तमिलनाडु को एक हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है रोजगार के क्षेत्र में, ताकि वहां के लोगों को और बाकी लोगों को रोजगार दिया जा सके। लगभग 93,935 रोजगार सृजन करने की इससे क्षमता है। इसमें कुल कितने निवेश किए गए हैं? 52,257 करोड़ रुपए, जिससे अलग अलग तरह के 34 प्रकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया है। आगे देखते हैं। देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बंगलुरु में। बंगलुरु में ये बनाया जा रहा है। ये फुल ऑफ एसी होगा, एयर कंडीशन से फुल होगा। ये एक तरह के कहा गया है कि बेंगलुरु द कंट्रीज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे
टर्मिनल इज ऑल सेट टू कम अप इन बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु में सब जगह पूरी तरह से एसी होगा। रेलवे टर्मिनल को एसी के रूप में बनाया जा रहा है। ये फरवरी में पूरा हो जाएगा। ये टर्मिनल रेलवे कहाँ है? बनपहाली में है। फरवरी के अंत तक यह तैयार हो जाएगा। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम सिर्फ एसी लगा हुआ है। इसके अलावा अब इस रेल यात्रियों को हवाई अड्डे जैसा अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से हवाई अड्डे पर पूरी तरह से क्लीन और एयर कंडीशन भरपूर रहते हैं, उसी तरह से रेल टर्मिनल को भी किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु के बप्पनहाली। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड का कौन सा शहर नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो ये देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक जिला है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो 100% लिटरेसी रेट के साथ पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। उत्तराखंड की राजधानी त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाला एक राज्य है, जहाँ का पहला जिला बना है देहरादून। पिछले 5 महीनों में 30,000 से अधिक निरक्षर लोगों को पर्याप्त शिक्षा प्रदान की गई। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके अलावा डालनवाला में चिल्ड्रन फैमिली पुलिस स्टेशन का भी शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड कहाँ है? ये नेपाल के बॉर्डर पर, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। इस तरह से एक तरफ यूपी से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000। राजधानी है देहरादून। इसे गैरसौन भी कहते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। इसके 2 पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 2 देश भी है, जो एक तिब्बत है जो कि अब चीन के अंडर में है, और दूसरा नेपाल, जिसके साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है। वहीं लोकसभा की बात करें तो यहाँ से 5 सीट है, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 71 सीट है। याद रखिए यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। भारत का सबसे पुराना जिम नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट। चलिए आज का लेक्चर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।